स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप्स ऑफ पैसिव एलिमेंट्स दैट इज आर एल एंड सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो हम पढ़ेंगे रजिस्टर। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। रजिस्टर एक कंपोनेंट है और रेजिस्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है जो करंट को रोकने में उसकी हेल्प करती है। रजिस्टर एक कंपोनेंट है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करने में उसकी मदद करती है। तो देखिए ये आपका सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल है ये, राइट। ये रेजिस्टेंस आर है इन ओम्स। ये आपका करंट हम लिखेंगे यहाँ पे आई सफिक्स में आर और यहाँ लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दैट इज वी आर। तो हमको क्या करना है, इस रजिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट इक्वेशन निकाल के दिखाना है। अब देखिए वोल्टेज इक्वेशन क्या निकलेगा, तो लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इज क्या है, वी आर। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो वी आर क्या हो जाएगा, देखिए आई आर इंटू आर इन वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1। वैसे क्या लिखेंगे, करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर इज क्या होगा, देखो आई आर विल बी इक्वल टू वी आर अपॉन में आ जाएगा, या लिखेंगे हम लोग वी आर बाय आर। ये किसमें आएगा, ये आएगा आपका एम्पियर्स में। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या निकाल लिए, रजिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट इक्वेशन यहाँ पे निकाल लिए। सेकेंड हमको पढ़ना है इंडक्टर। क्या पढ़ना है, इंडक्टर। अभी हम पढ़ेंगे कि इंडक्टर और इंडक्टेंस में डिफरेंस क्या है। इंडक्टर अगेन एक कंपोनेंट है और इंडक्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। इंडक्टर इज अ कंपोनेंट एंड इंडक्टेंस इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर विच अपोज द चेंज इन करंट थ्रू इट। यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज और करंट का इक्वेशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका इंडक्टर का सिंबल। ये आपका इंडक्टर एल से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट हेनरी होता है। यहाँ पे करंट आई एल जाएगा, मतलब आई मतलब करंट थ्रू इंडक्टर, और ये वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, राइट। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अगेन वोल्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज क्या होगा, देखो वी एल। कैसे लिखेंगे इसको, एल डी आई एल बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज, जब रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी टी। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं, या एक हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऑपरेटर पी है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट पी इक्वल टू डी बाय डी टी, पी इक्वल टू डी बाय डी टी। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। डी बाई डी टी को फी लिख सकते हो। तो देयरफॉर तो इक्वेशन 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, वी एल विल बी इक्वल टू एल पी इंटू आई एल, इक्वेशन नंबर 2, राइट। हमको क्या पता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इम्पीडेंस इंटू करंट। वोल्टेज इज इक्वल टू इम्पीडेंस इंटू करंट। तो अब इक्वेशन देखिए, अभी ये वोल्टेज तो वीएल है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये करंट है आई एल, मतलब ये क्या बन जाएगा, इम्पीडेंस। एलपी को हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। तुमको हम लिख सकते हैं वेयर एलपी इज ऑपरेशनल इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे, एलपी इज ऑपरेशनल इंपीडेंस। अब इंपीडेंस मतलब यूनिट किसमें रहेगा, ओम्स में। तो इन ओम्स कहां से आया, ऑफ इंडक्टेंस एल हेनरी। तो एल हेनरी से हमने उसको ओम्स फॉर्म में लाया। तो ये बन गया आपका वोल्टेज इक्वेशन। अब क्या निकालना है, करंट इक्वेशन। आप बोलोगे सर यहां से निकाल लो, आई एल इक्वल टू 1 बाय एल पी इंटू वी एल। लेकिन हमको अगर यहां से निकालो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालते, लिखेंगे करंट थ्रू इंडक्टर इज
फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो करंट निकालना है, एल को अपन में डाल दो तो क्या हो जाएगा, वी एल बाय एल इज इक्वल टू डी आई एल बाय डी टी। बट ये क्या है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, हमको करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय एल और ये लिखेंगे वी एल इंटू डी टी विच इज इक्वल टू, ये हो गया आई एल। तो ये आ गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इफ हमने क्या पढ़ा था, इफ डी पी इक्वल टू डी बाई डी टी, तो देयरफॉर वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी इक्वल टू 1 बाय पी, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऐसे लिखेंगे अभी, देयरफॉर आई एल विल बी इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये। तो आई एल विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये लिखेंगे 1 बाय एल, इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे 1 बाय पी, और वी एल तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो। तो देयरफॉर फाइनली आपका आई एल इक्वल टू क्या हो गया, आई एल इक्वल टू हमको मिला 1 बाय एल पी इंटू वी एल। तो ये हमको यहाँ पे फाइनली मिला, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। हमको इक्वेशन नंबर 4 ये मिला। हमको क्या पता है, देखो करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू एडमिटेंस इंटू वोल्टेज, ये पता है हम लोगों को। ये करंट है, ये वोल्टेज है, मतलब 1 बाय एल पी क्या हो जाएगा, एडमिटेंस। इसको बोलेंगे हम लोग वेयर 1 बाय एल पी इज ऑपरेशनल एडमिटेंस। क्या बोलेंगे, इज ऑपरेशनल एडमिटेंस। अब एडमिटेंस है मतलब किस में रहेगा वो, उसका यूनिट किस में रहेगा, मोह में। कहां से निकाले, इंडक्टेंस से, तो ऑफ इंडक्टेंस एल हेनरी। ये हो गया इंडक्टर के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे डीसी सोर्स। फॉर डीसी सोर्स देखिए क्या होता है, जो आपका P होता है, जो आपने क्या अज्यूम किया था, डी बाई डी टी इज इक्वल टू होता है 0। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको करना है इम्पीडेंस कितना होता है फॉर डीसी, इंडक्टर में कितना इम्पीडेंस का वैल्यू होता है फॉर डीसी सोर्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर फॉर डीसी सोर्स इज, इम्पीडेंस का कैसा था अपना, एलपी आया था ओम्स में। तो ये आपका एल का वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन पी का वैल्यू कितना होता है डीसी के लिए 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 ओम। 0 ओम इंडिकेट ये करता है कि डीसी सोर्स के लिए आपका इंडक्टर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। जिन लोगों को ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट के बारे में नहीं पता है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप प्लीज एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर डीसी सोर्स ये आपका इंडक्टर एल है इन हेनरी। अगर वो डीसी सोर्स को लगा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब इन शॉर्ट फॉर डीसी सोर्स इंडक्टर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, या भूलिए मत। नेक्स्ट जो अब पढ़ेंगे हम लोग, फॉर एसी सोर्स, जो आपका एसी सोर्स, फॉर एसी सोर्स जो आपका P होता है, जो कि आपका डी बाई डी टी होता है, वो कितना होता है, जे ओमेगा होता है। एसी सोर्स के लिए वो जे ओमेगा होता है। तो वेयर ओमेगा क्या होता है, वेयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फिर से क्या लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, अब लिखेंगे इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर फॉर एसी सोर्स, क्या आएगा, एलपी इन ओम्स है। ठीक है, एल की वैल्यू जो भी हो, ये आपका जे ओमेगा लिखेंगे यहाँ पे, पी का वैल्यू। बट ओमेगा क्या होता है, ये जे को मैं आगे कर देता हूं। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, तो लिख सकते 2 पाई एफ एल। तो देयरफॉर एलपी
इन ओम्स विल बी इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो J इंटू ओमेगा एल भी लिख सकते हो बिकॉज 2 पाई ऑफ ओमेगा होता है, और जिसको आप लिख सकते हो J इंटू एक्सएल। तो वेयर एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब एसी सोर्स के लिए पी की जो ओमेगा होती है, तो हमने जो ओमेगा पुट कर दी है यहाँ पे, और फिर ये जे ओमेगा एल इक्वल टू एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम पढ़ेंगे थर्ड एलिमेंट, थर्ड पैसिव एलिमेंट जो है आपका कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस है। कैपेसिटर इज अ कंपोनेंट एंड कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्जेस, राइट। तो कैपेसिटर का हम लोग सिंबल निकालते हैं सबसे पहले, तो ये निकल गया आपका कैपेसिटर C जो कि फैरेड में होता है। ये आपका करंट थ्रू कैपेसिटर है, राइट, और ये आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है VC। अगेन क्या करेंगे, अब लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज, क्या होगा देखो, VC इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IC इंटू dt। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब बहुत लोगों को डाउट है कि 1/C क्यों आया, C क्यों नहीं आया, और इंटीग्रेशन क्यों आया। देखिए चार्ज क्या, आपका कैपेसिटेंस क्या करता है, चार्जेस को स्टोर करता है। तो क्यू क्या होता है, C इंटू V, तो V क्या हो जाएगा 1/C इंटू क्यू। तो हम लोग वोल्टेज इक्वेशन निकाल रहे हैं इसलिए 1/C आया। इंटीग्रेशन क्यों आया, बिकॉज जब हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है तो सर्टेन टाइम लिमिट लेता है। एट t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होना चालू हुआ, एट t इक्वल टू 10 सेकंड पे वो चार्ज हुआ, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आया। अब देखो हमको पता है, क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, 1/p होता है। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर VC इज इक्वल टू 1/C, IC को आप बाहर निकाल लो और ये 1/p। तो फाइनली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC इक्वल टू 1/CP इंटू IC। तो ये मिल गया आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अगेन वी नो दैट वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू इंपीडेंस इंटू करंट, जैसे हमने इंडक्टर में देखे थे, इंपीडेंस इंटू करंट। तो ये वोल्टेज है, ये करंट है, मतलब ये क्या बच गया, वो क्या है, इंपीडेंस है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेयर 1/CP इज ऑपरेशनल इंपीडेंस, 1/CP इज ऑपरेशनल इंपीडेंस। इंपीडेंस किस में रहेगा, ओम्स में। कहां से आया, कैपेसिटेंस, तो करेंगे ऑफ कैपेसिटेंस C इन फैराड। अब हमको निकालना है करंट का इक्वेशन, तो डायरेक्ट में निकल सकते हैं आप, IC इक्वल टू CP इंटू VC, बट हमको इक्वेशन नंबर 1 से निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, करंट थ्रू कैपेसिटर इज, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, तो हमको ये निकालो, C ऊपर जाएगा यहां से, तो लिखेंगे आप C इंटू VC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IC इंटू dt, राइट। बट हमको तो जो आउटपुट चाहिए करंट के लिए चाहिए, लेकिन तो इंटीग्रेशन है, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, देखो ये C d/dt इंटू VC, और ये बचेगा यहाँ पे IC। तो एक्चुअली में ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी वैसे ही इफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अगर 1/p होता है, देन इसका मतलब d/dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा देयरफॉर IC इक्वल टू CP इंटू VC। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अगेन हम क्या बोल सकते हैं, करंट इज इक्वल टू, करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू एडमिटेंस इंटू वोल्टेज। करंट होता है एडमिटेंस इंटू
वोल्टेज, ये देखिए ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ये क्या बचा एडमिटेंस। देखिए इंपीडेंस क्या आता है 1/Cp और एडमिटेंस क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस, तो 1/Cp, Cp ऊपर आएगा, Cp ऊपर आ गया, तो हम लिखेंगे वेयर Cp is operational admittance, एडमिटेंस मतलब इसमें रहेगा इन मो, कहां से निकाले तो कैपेसिटेंस से, तो लिखेंगे ऑफ कैपेसिटेंस C इन फैराड। तो फिर हमने यहाँ पे वोल्टेज और करंट की इक्वेशन निकाल ली है अभी यहाँ पे कैपेसिटर। अभी पढ़ेंगे फॉर डीसी सोर्स, हमको यहाँ पे इंपेडेंस की वैल्यू निकालना है कि डीसी सोर्स में कैपेसिटर का इंपेडेंस कितना होता है। देखिए लिखेंगे फॉर डीसी सोर्स क्या होता है P इक्वल टू d/dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इंपेडेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर डीसी सोर्स इज, तो इसका इंपेडेंस क्या निकाले थे हमने 1/Cp इन ओम निकाले थे, इक्वल टू 1/C का वैल्यू पता नहीं कितना जो भी दिया हो गया होगा, लेकिन P का वैल्यू कितना हमारे पास 0 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इंपेडेंस का वैल्यू कितना आ गया इनफाइनाइट इंपेडेंस क्या हमको बताता है, हमको ये बताता है कि आपका इनफाइनाइट इंपेडेंस मतलब आपका ओपन सर्किट कंडीशन। तो इसका मतलब फॉर डीसी सोर्स कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, फॉर डीसी सोर्स कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, मतलब जब भी डीसी सोर्स को कैपेसिटर लगा है तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद द ओपन सर्किट। अब हम पढ़ेंगे फॉर एसी सोर्स आपका इंपेडेंस का वैल्यू कितना होता है। तो देखो फॉर एसी सोर्स P इक्वल टू क्या होता है d/dt इज इक्वल टू j ओमेगा। अब हम लिखेंगे इंपेडेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर एसी सोर्स इज क्या होता है 1/Cp इन ओम होता है, इज इक्वल टू 1/C। P की वैल्यू कितनी होती है j ओमेगा, इसको लिख सकते हैं 1/j ओमेगा C। अगर मैं j को ऊपर रखे तो क्या हो जाएगा -j/ओमेगा C, तो -j/ओमेगा C। तो देयरफॉर 1/Cp को हम लिख सकते हैं -j into xc, -j into xc, वेयर आपका xc क्या होगा xc इक्वल टू 1/ओमेगा C इज इक्वल टू 1/ओमेगा क्या 2πf होता है 2πfc। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हो गया आपका इंपेडेंस का वैल्यू इन केस ऑफ एसी सोर्स। देखिए जब अभी जो हमने 3 पैसिव एलिमेंट्स पढ़े उससे हमारा कोई आउटपुट मिला, तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लिखा एलिमेंट्स में, तो रजिस्टर का इंपेडेंस फॉर्म करेगा R इन ओम, और एडमिटेंस क्या होता है इंपेडेंस का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है, तो 1/R इन मो। वैसे ही इंडक्टर L इन हेनरी में होता है, तो उसको हम इंपेडेंस फॉर्म में LP के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये यहाँ पे जो इंडक्टर था वो हेनरी में, लेकिन LP किस में रहेगा ओम, मतलब ये इंपेडेंस है, तो एडमिटेंस क्या होगा 1/LP इन मो। वैसे ही कैपेसिटर जो C इन फैराड था उसका इंपेडेंस फॉर्म क्या आया था 1/Cp इन ओम, तो 1/Cp कितना होगा Cp, तो यह क्या पे एडमिटेंस इन मो। तो जो आपका इंपेडेंस है इसको हम KVL में यूज करते हैं, और जो एडमिटेंस है उसको हम KCL में हमको उसका यूज पड़ता है। तो अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो KVL KCL के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।